बूटी वाली परी। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। रात के समय यह देखने के लिए कि उसकी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है, राजा अपना भेष बदलकर पूरे राज्य का भ्रमण करता था। जहाँ कहीं भी उसको कोई दुखी इंसान दिखता था, दूसरे दिन वह अपने राज्य में आकर उसको बुलवा भेजता। उसके सारे दुख दूर कर देता था, चाहे पैसे से हो, चाहे शक्ति से हो, या चाहे रिश्तों से हो। सब उसको बहुत मानते थे। उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख था कि शादी के 10 साल बाद भी उनके घर में कोई संतान नहीं थी। मैं जरा बगीचे में जा रही हूँ। तुम्हें इन परियों को फूल माला से सजाकर क्या खुशी मिलता है? वही जो आपको अपनी दुखी प्रजा को सुखी करके मिलता है। राजा मुस्कुराकर उठ गए और दरबार में चले गए। रानी ने अपने महल के चारों तरफ बने बगीचे में बहुत सारी संगमरमर की मूर्तियां लगवा रखी थी। उसको परियों से बहुत प्रेम था, इसीलिए उसने 7 मूर्तियां परियों की बनवा रखी थी। रोज रात को जाती और परियों को ताजे फूल की माला और एक मुकुट अवश्य पहनाती। अपने हाथों से संगमरमर की मूर्तियों की साफ सफाई भी करती। एक दिन रानी बहुत उदास थी। वह बगीचे में बने तालाब के किनारे किसी सोच में लीन बैठी थी। तभी एक परी उसके सामने आई और कहा, आप इतनी उदास क्यों हैं? वह चौंक गई, क्योंकि अभी अभी उसने जो फूलों की माला और मुकुट एक परी को पहनाया था, ऐसा लगा यह वही माला और मुकुट है जिसको पहनाकर वह आई है। आपने मुझे पहचाना नहीं। आप ही तो हम लोगों के फूलों की माला और मुकुट बदलती हैं। आपको परियों से बहुत प्यार है ना, इसीलिए हम भी हर पूर्णिमा की रात को आपके इसी बगीचे में आते हैं। आपके प्यार की वजह से ही हमने इसे अपने मनोरंजन का स्थान चुना है। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि आप हमेशा उदास रहती हैं। मैं समझ नहीं पाती कि आपकी उदासी का कारण क्या है। जरा सी सहानुभूति मिलते ही रानी फफक फफक कर रो पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। परी ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। आप कृपया निसंकोच होकर अपने दुख का कारण बताएं। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं दुखी हूँ, क्योंकि मेरे घर में बच्चों की किलकारी नहीं है। पूरी हवेली सूनी पड़ी रहती है। घर में नौकर चाकर, धन दौलत, किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन एक संतान के बिना मुझे लगता है कि मेरा सारा जीवन अधूरा है। परी ने उसके दुख को समझा। आप चिंता मत करिए, मेरे साथ आइए। वो उसको बगीचे की एक कोने में ले गई और वहाँ एक सेब के पेड़ के पास जाकर, यहाँ जो सेब जोड़े से लगा हुआ है उसको तोड़ लीजिए और उसको छीलकर ही खाइएगा। आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। ये कहकर परी गायब हो गई। रानी थोड़ी देर सोचती रही, यह कोई सपना तो नहीं था। लेकिन फिर उसने देखा कि वह तालाब के किनारे से सेब के नीचे आ गई थी और उसे जोड़े में लगा हुआ सेब भी दिखाई पड़ा। रानी इतनी उतावली हो गई कि उसने दोनों सेब तोड़ लिए और एक सेब को अपने आंचल से पोंछकर वैसे ही काटकर खाने लगी। तब तक उसे ध्यान आया कि परी ने कहा था सेब को छील कर खाना। उसने अगल बगल देखा, परी तो निदारत थी। फिर उसने दूसरे सेब को छील कर खाया। रानी रोज बगीचे में जाकर परियों के सामने रोती, काश आपका किया हुआ वादा सच हो जाता। कुछ ही दिनों के बाद जब उसको मालूम हुआ कि वह माँ बनने वाली है, हमारे सपनों के पूरे होने का समय आ गया है, हमें संतान सुख मिलने वाला है। राजा बहुत खुश हुआ। समय आने पर रानी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, लेकिन बच्चों को देखकर मैं इस बात से हैरान हूँ कि बड़ा बेटा तो बिल्कुल दूध की तरह सफेद और मक्खन की तरह कोमल है, लेकिन दूसरा बेटा उतना ही दुबला पतला और कमजोर है। मैं संतान सुख पाने के लिए इतनी अधिक लालायित थी कि मैंने परी की बात ध्यान ही नहीं दिया। उसने साफ साफ कहा था कि सेब के फल को बिना छीले नहीं खाना है, और मैंने गलती से एक सेब बिना छीले ही खा लिया था। फिलहाल हमें तो इसी में खुश होना चाहिए कि हमारे घर में इतने वर्षों के बाद संतान पैदा हुए हैं। राजा रानी अपने बच्चों की बहुत अच्छी देखभाल कर रहे थे। धीरे धीरे बहुत साल बीत गए। उनमें से एक बड़ा राजकुमार अरुण बहुत ही बुद्धिमान, होशियार और सजीला नवयुवक था।
परंतु दूसरा राजकुमार आदित्य कमजोर और बुद्धि से भी कमजोर था। लेकिन उनके पास इतनी बुद्धि जरूर थी कि वह अपने आप को बड़े भाई से कम समझता था। एक दिन दोनों राजकुमार रानी के बगल में सोए हुए थे। तभी रानी ने उन दोनों को परियों वाली बात बताई। मेरी एक छोटी सी भूल की वजह से मेरे दोनों बच्चों में इतना फर्क हो गया, वरना दोनों बेटे एक जैसे होते, स्वस्थ, बुद्धिमान और समझदार। दूसरे दिन ही आदित्य राजकुमार बगीचे में बने परियों के मूर्ति के पास गया। मुझे भी अपने भाई जैसा बना दो। परियों को उस पर बहुत दया आई। फिर एक दिन जब वह सो रहा था, तब उसने देखा कि उसकी खिड़की पर एक परी आई और उसने उसका सर अपनी गोद में रख लिया। मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ को मना किया था कि सेब को छीलकर खाए, लेकिन वह संतान पाने के लिए इतनी उत्सुक थी कि उसने सेब को बिना छीले ही खा लिया, जिस वजह से तुम ऐसे हो गए। अगर आप सब कुछ जानती हैं तो मेरे साथ ये अन्याय क्यों? मुझे भी मेरे भाई जैसे ही बना दो। मैं बना तो सकती हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मेरी एक मदद करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, कहिए, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हमारे परी लोग की एक छोटी सी परी को जादूगर ने कैद कर रखा है। अगर तुम मेरी मदद कर दो तो शायद वो मुझे वापस मिल जाए। कहाँ रहता है वो जादूगर? वो जादूगर यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर पहाड़ियों के पीछे एक गुफा में रहता है। मैं तुम्हें गुफा तक ले जा सकती हूँ। चलिए, अभी चलते हैं। परी ने 3 बार ताली बजाई और तुरंत एक उड़न खटोला आ गया। दोनों उस पर बैठकर पलक झपकते ही गुफा के सामने खड़े हो गए। मैं तुम्हें एक तोता बना देती हूँ। ये जादुई अनार के दाने अपने मुंह में रख लो। जैसे ही वो जादूगर दिखे, उसके बालों में डाल देना। वो तुरंत सो जाएगा और कम से कम कुछ महीनों तक सोता रहेगा। तुम छोटी परी को गुफा के बाहर ले आना। मैं बाहर ही तुम्हारी प्रतीक्षा करती रहूंगी। लेकिन छोटी परी को कैसे पता चलेगा कि मैं उसको बाहर जाने को कह रहा हूँ? तुम तोता रहोगे पर बोल सकते हो। ठीक है। परी ने तुरंत उसे तोता बना दिया। तोता गुफा के भीतर गया तो छोटी परी एक कोने में बैठी आंसू बहा रही थी और जादूगर अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके किसी बिल्ली को बकरा बना रहा था, किसी बुलबुल को कुत्ता। तोता जाकर जादूगर के ऊपर मंडराया और अपनी चोंच से अनार का दाना निकालकर उसके सिर पर गिरा दिया। जादूगर सचमुच सो गया। परी रानी, झट से गुफा के बाहर निकल जाओ। अभी ये जादूगर कुछ महीने सोता रहेगा। ओह, लेकिन ये सारे पंछी? पहले तुम बाहर निकल जाओ, फिर इनका भी कुछ उपाय हो जाएगा। छोटी परी बाहर आई तो परी ने उसे गोद में उठाकर उसका माथा चूम लिया। मेरे सभी दोस्तों को उस दुष्ट जादूगर ने जानवर और पंछी बना दिया है। तुम तुरंत उड़न खटोले में बैठ जाओ और छोटे राजकुमार आदित्य, तुम ये दाने लेकर गुफा के भीतर जाकर उस जानवर के ऊपर डाल देना। सब अपने असली रूप में आ जाएंगे। तोते ने वैसा ही किया। सब जानवर बच्चों में बदल गए और गुफा के बाहर आ गए। परी ने सबको उड़न खटोले पर बैठा दिया और तोते को राजकुमार आदित्य में बदल दिया। राजकुमार आदित्य, अब तो तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। कल रात को तुम अपनी खिड़की खोलकर सोना। तुम अपने आप को अपने भाई से ज्यादा खूबसूरत और होशियार नौजवान पाओगे। दूसरे दिन राजकुमार आदित्य परी के आदेश के अनुसार अपने कमरे के सारे दरवाजे खिड़कियां खोलकर सोया। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। जैसे ही हल्की सी झपकी आई, उसे लगा जैसे कोई बहुत ही ठंडी सी लहर, जैसी कोई चीज उसके शरीर में प्रवेश कर रही हो, और धीरे धीरे उसे नींद आ गई। जब सुबह उसकी माँ उसको जगाने आई तो यह देखकर वह हैरान हो गई। अरे, ये तो मेरा छोटा राजकुमार आदित्य है कि इतना कैसे बदल गया। माँ के जगाने पर वह उठ गया। जाकर आईने में अपने आप को देखो। वह आईने के सामने गया तब वह खुशी के मारे आकर अपनी माँ से लिपट गया। तब उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। उसकी माँ समझ गई कि यह सब उस दयालु परी की ही देन है, क्योंकि उसी के आशीर्वाद से इन बच्चों का जन्म हुआ। वो मेरे और मेरे इस राजकुमार आदित्य के दुख को खत्म कर देना चाहती थी। वो बहुत खुश हुई। उसने अपने राजकुमार आदित्य को गले से लगा लिया। दोनों तुरंत बगीचे में गए और वहाँ जाकर उन्होंने परियों की मूर्ति के सामने बहुत बहुत धन्यवाद किया। परी माँ, आज के बाद मैं ही इन सारी मूर्तियों की देखभाल भी करूंगा
और सारी सफाई भी करूंगा। रोज गुलाब के फूल की माला तथा एक नया मुकुट आपके माथे पर सजाऊंगा। परंतु आपको हमसे एक वादा करना होगा कि आप हमारे इस महल को छोड़कर कभी मत जाइएगा, क्योंकि आपकी वजह से ही हमारे महल में खुशियां आई है। अब मैं चाहता हूं कि आप हमारी हर खुशी में शामिल हों। ये कहकर ये दोनों अपने महल चले गए। सभी लोग छोटे राजकुमार आदित्य को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और राजा तो खुशी से फूले नहीं समाये, क्योंकि उन्हें इस बात की बहुत चिंता थी कि छोटे राजकुमार आदित्य का जीवन कैसे कटेगा। परी की मेहरबानियों ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। परी का जादुई अनार। समुद्र के किनारे बसे एक गांव में एक मछुआरा रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम रेशमा था। वह इतनी खूबसूरत थी कि जैसे लगता था चांद धरती पर उतर आया है। दूसरी बेटी का नाम प्रिया था। वह बहुत साधारण थी। मछुआरा अपनी पत्नी के साथ जाकर समुद्र से मछलियां पकड़कर लाता और उसको बेचता। यही उनके जीवन यापन का जरिया था। काश मैं भी अपनी बड़ी बहन रेशमा की तरह खूबसूरत होती तो मुझे भी लोग बहुत प्यार करते। प्रिया साधारण होते हुए भी स्वभाव की बहुत अच्छी थी। वह अपने घर का सारा काम करती, जबकि रेशमा हमेशा सजने संवरने में लगी रहती और कोई काम नहीं करती थी। एक दिन जब उसके माता पिता समुद्र के किनारे मछलियां पकड़ने गए, प्रिया मुझे जल्दी से कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। तुम खुद क्यों नहीं ले लेती? अभी मैं कुछ काम कर रही हूँ। तुम वो काम छोड़ क्यों नहीं देती? अच्छा रुको, अभी आती हूँ। प्रिया ने अपने हाथ का काम छोड़कर पहले उसको खाना लाकर दिया, फिर बोली, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब किसके ऊपर हुक्म चलाओगी? मैं तो किसी राजकुमार से शादी करूंगी। किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे से थोड़ी ना मेरी शादी होगी। तुम देखना, मेरे आगे पीछे दास दासियों की लाइन होगी। दीदी, इतना घमंड ठीक नहीं है। इसमें घमंड की क्या बात है? तुम तो कभी सपनों में भी नहीं सोच सकती कि तुम्हारा हाथ कोई राजकुमार थामेगा। मुझे नहीं चाहिए कोई राजकुमार। मैं ऐसे ही उल जलूल सपने न देखती हूँ, न देखूंगी। एक दिन वाकई एक सुंदर राजकुमार उनके घर के सामने से जा रहा था। रेशमा अपनी खिड़की के पास जाकर बैठकर अपने लंबे बाल संवार रही थी। रेशमा को देखते ही वो उनके घर आ गया। मैं आपकी खूबसूरत बेटी से शादी करना चाहता हूँ। शादी का प्रस्ताव सुनते ही उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। कुछ ही दिनों में उन दोनों का विवाह कर दिया। प्रिया सब कुछ देखती रही। रेशमा कितनी किस्मत वाली है। वो जैसा चाहती थी वैसा ही राजकुमार उसको मिल गया। एक दिन उसकी माँ, मुझे तो यही चिंता खाई जा रही है कि इसकी शादी कहाँ होगी। भगवान ने इसे भी रेशमा की तरह रूपवान बनाया होता तो इसकी किस्मत भी संवर जाती। तुम चिंता क्यों करती हो? रूप रंग ना सही, उसके गुणों की वजह से ही उसे भी कोई मांग कर ले जाएगा। प्रिया के दिल में आया कि वो जाकर समुद्र में छलांग लगा दे। जब माँ ही ऐसा सोचती है तो इस जीवन का कोई फायदा ही नहीं। वो अपने घर से निकल गई। समुद्र के किनारे जाते जाते उसे काफी देर हो गई। रात हो गई। प्रिया एक जगह बैठी रही, सारी बातें याद करके रोने लगी। तभी उसने एक अजीब सी चीज देखी। उसने देखा कि एक सुंदर सी सुनहरी पंखों वाली परी समुद्र के किनारे खड़ी थी। वह समुद्र की मछलियों से बातें कर रही थी। वह अपना दुख भूलकर दबे कदमों से उनके पास जाकर पहुंच गई। जब वह नजदीक गई तब उसने देखा कि वो एक खूबसूरत परी थी। उसकी आंखें बिल्कुल सुनहरी और गहरी थीं। पंख सुनहरे थे और वह मछलियों से बातें कर रही थी। प्रिया की उत्सुकता और बढ़ गई। वह उसके पास गई और उसने कहा, आप कौन हैं और मछलियों से आप बातें कैसे कर रही हैं? यह सब देखकर मुझे बहुत हैरानी हो रही है। बहुत सालों पहले मैं इन मछलियों में से एक थी। जब पूर्णिमा की रात को समुद्र के किनारे सारी परियां आती थी और देर रात तक नाच गाना और हंसी मजाक करती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक बार मैं समुद्र में से निकलकर उनके पास आ पहुंची और उनका गाना और नृत्य देखते देखते बहुत देर पानी से बाहर रहने के कारण मेरी बेहोशी से आ गई। एक परी की नजर मुझ पर पड़ी और उसने मुझे अपनी हथेली पर उठा लिया और मुझ पर पानी डाल दिया। तब मैं चैतन्य हो गई। मैंने उनसे कहा, आप मुझे अपने साथ परीलोक ले चलो। तुम तो मछली हो, परीलोक नहीं जा सकती। पर मैंने उनसे विनती की और वह मेरी बात मान गई। उन्होंने मुझे परी बना दिया। मुझे अपने साथ लेकर परीलोक चली गई। आप मछली से परी बन गई?
हाँ, उन्होंने मुझ पर दया करके परी बना दिया। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद मुझे अपने समुद्र के साथियों की याद आने लगी। तब मैंने परियों की रानी से प्रार्थना की, मुझे रोज रात को समुद्र के किनारे अपने इन साथियों के साथ आकर बातें करने की इजाजत दे दीजिए। परी ने मेरी बात मान ली और तब से मैं परीलोक में ही रहती हूँ। लेकिन रात के समय मैं अक्सर यहाँ आकर अपनी इन साथियों के साथ बातें करती हूँ। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप कुछ ऐसा कीजिए कि मैं अपनी बड़ी बहन रेशमा की तरह ही खूबसूरत बन जाऊं और लोग मुझसे भी उतना ही प्यार करें जितना मेरी बड़ी बहन से करते हैं। तुम घर जाओ, रास्ते में तुम्हें एक अनार का पेड़ मिलेगा। उस पेड़ पर एक अनार होगा जो बिल्कुल सुर्ख लाल होगा। उसे तोड़ लेना, उसका एक दाना अपने मुंह में डाल देना और बाकी के दाने रेत में बिखेर देना। इसके बाद तुम अपने घर चली जाना। प्रिया ने परी से विदा ली और समुद्र में छलांग लगाने का इरादा त्याग कर अपने घर की तरफ चली गई। रास्ते में उसे एक अनार का पेड़ दिखा और झट से उसने सुर्ख लाल अनार का फल तोड़ लिया। उसको तोड़कर उसमें से एक दाना उसने अपने मुंह में रख लिया। मुंह में डालते ही वह एक सुंदर अप्सरा की तरह दिखने लगी। उसके शरीर पर सुंदर वस्त्र और आभूषण आ गए। प्रिया खुद अपने आप को पहचान नहीं पा रही थी। तभी उसे परी की बात याद आई। उसने अनार के बाकी दाने रेत में बिखेर दिए। जैसे ही उसने दाने बिखेर दिए, वहाँ एक राजकुमार और बहुत सारे सिपाही घोड़ों पर सवार होकर उसके सामने हाजिर हो गए। राजकुमार घोड़े से उतरकर आया और कहा, आप मेरे घोड़े पर बैठ जाइए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा। नहीं, मैं घोड़े पर नहीं बैठूंगी, मुझे बहुत डर लगता है। तब राजकुमार ने उसके लिए एक पालकी मंगवाई। प्रिया उस पालकी में बैठकर अपने घर पहुंच गई। जब वह अपने घर पहुंची तब उसने अपनी बहन रेशमा, जो उसी समय वहां आई थी, उसे देखकर हैरान हो गई, क्योंकि वो जिस राजकुमार के साथ आई थी वो उसके पति के छोटे भाई मानवेंद्र थे। ये सारी सेना अब से आपके पास ही रहेंगे। हम इतनी बड़ी घोड़ों की और सिपाहियों की सेना का क्या करेंगे? आप इन्हें वापस ले लीजिए। उन्होंने जैसे ही उन्हें वापस जाने का आदेश दिया, राजकुमार घोड़े से उतर आया और उसने प्रिया का हाथ थाम लिया। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रेशमा ने ये सब सुना तो ईर्ष्या से उसका मुंह लाल हो गया। ये आप क्या कह रहे हैं? हम दोनों सगी बहनें हैं। एक ही घर में दोनों बहनों का विवाह कैसे हो सकता है? मुझे ये नहीं पता था कि ये आपकी ही बहन है, वरना मैं कभी भी इसके साथ विवाह करने का प्रस्ताव नहीं रखता। उसी समय सुनहरे पंखों वाली परी प्रकट हो गई और कहा, ये किस जगह कहा गया है कि दो बहनों का विवाह एक ही घर में नहीं हो सकता? परी रानी, क्या हमारा विवाह संभव है? बिल्कुल संभव है। ये तो रेशमा के बनाए हुए अपने नियम है, क्योंकि वो बचपन से ही प्रिया को अपने से नीचा समझती रही है। प्रिया ने हमेशा उसकी ज्यादतियां सही हैं। रेशमा की गर्दन शर्म से झुक गई। उसने परी से माफी मांगी और अपनी बहन प्रिया से भी। प्रिया, परी के आदेश को नहीं टाला जा सकता। यह सुनकर प्रिया शर्म से लाल हो गई। उसके माँ बाप को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। उसके माता पिता ने प्रिया का विवाह राजकुमार से करवा दिया। प्रिया की किस्मत में भी राजकुमार ही लिखा होगा।